वेलकम टू शॉर्ट हैंड विद्यालय। दोस्तों, ये डिक्टेशन 140 शब्द प्रति मिनट की रहेगी और इसमें टोटल 1600 शब्द हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उन तक वीडियो पहुंच सके। पहली बार विजिट किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी स्टार्ट। उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं यह कहना चाहूँगी कि आज यह सच है कि देश के अनेक भागों से अकाल और अभाव के समाचार आ रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले ही कहा कि त्रिपुरा की स्थिति अलग है और त्रिपुरा की स्थिति की भयावहता हम अपने देश के समग्र आदिवासियों की स्थिति के संदर्भ में देखें। महोदया, आदिवासी अनुसूचित जाति और जनजाति आयुक्त की उचित रिपोर्ट का मैं यहाँ पर हवाला देना चाहूँगी। महोदया, इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इज्जत की ज़िंदगी जीने के लिए उचित व्यवस्था और उपयुक्त वातावरण के मामले में हमारे देश में आज की हालत बड़ी ही चिंताजनक है। हमारी व्यवस्था में ध्रुवीकरण बहुत तेज़ी से हो रहा है। एक ओर आधुनिक संगठित क्षेत्रों में निश्चिंतता का वातावरण है तो दूसरी ओर परंपरागत असंगठित क्षेत्र में साधारण आदमी के लिए सवाल है। 2 जून की रोटी का इस क्षेत्र में भी जो साधन संपन्न और समझदार हैं वे यही चाहते हैं कि किसी तरह आधुनिक क्षेत्र में पहुंच जाएं। इस क्षेत्र में पूरी स्थिति छीना झपटी की है। साधारण लोगों के पास जो कुछ भी बचा है वह भी कानून, ताकत और पैसे के बल पर छिनता चला जा रहा है। यदि इधर छिनता चला जा रहा है तो वह उधर जमा होता चला जा रहा है। इस तरह से हमारे देश में दोहरी ही नहीं तिहरी व्यवस्था कायम होती जा रही है। अधिकतर जाति और जनजाति के लोग इसी हिंदुस्तान की आखिरी मंजिल में शामिल हैं। उप सभाध्यक्ष महोदया, इसी रिपोर्ट में आगे एक और टिप्पणी की गई है। विकास की अवधारणा में हमने पश्चिमी देशों के विकास का रास्ता आदर्श मान लिया है। इसी सोच में इस ओर ध्यान नहीं दिया गया कि पहली और दूसरी दुनिया के विकास के लिए तीसरी दुनिया का कूड़ेदान बनाना जरूरी था। उसी सिलसिले में तीसरी दुनिया के लिए चौथी दुनिया का कूड़ेदान चाहिए। आज हमारे देश में हिंदुस्तान बड़ा कूड़ादान बन गया है। आयुक्त ब्रह्मदेव की यह टिप्पणी बड़ी कड़वी है, लेकिन टिप्पणी भले ही कड़वी हो, बात भले ही कड़वी हो, लेकिन यही यथार्थ है। यही हमारे समाज की सच्चाई है। इसलिए मैं चाहूँगी कि आज त्रिपुरा में जो भयावह स्थितियाँ हैं इनको देखते हुए क्या त्रिपुरा की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रह सकती है? उपसभाध्यक्ष महोदया, केंद्रीय सरकार भी तमाम तथ्यों से आंखें चुराकर संसद में हो रही बहस से आंखें चुराकर बैठी रहना चाहती है। तो उपसभाध्यक्ष जी, मानवता हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज हमारे इस सदन में और मैं मंत्री महोदय से भी अपील करूँगी कि चाहे किसी भी राजनीतिक विचारों से संबद्ध क्यों न हो, लेकिन जहाँ मानवता का सवाल आता है, इंसानियत का सवाल आता है, वहाँ मानवता और इंसानियत के पक्ष में मैं यह चाहूँगी कि मेरे संकल्प को वे स्वीकार करें। जब तक आदिवासी जुमिया परिवारों को जूस की अगली फसल नहीं मिलती, तब तक सस्ती दरों पर इन आदिवासी बहुल क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों को दुगना राशन दिया जाए। जवाहर रोजगार योजना तथा अन्य इसी प्रकार की सरकारी योजनाओं के जरिए उन्हें रोजगार प्रदान किया जाए। तत्काल दूर दराज के क्षेत्रों में राशन की दुकानों में राशन का पर्याप्त भंडार दिया जाए ताकि बारिश के माहौल में राशन की अनुपलब्धता का बहाना बनाकर उन्हें राशन से वंचित न किया जाए। भूख जनित बीमारियों मसलन रक्तपेशी और हैजा की तरह की महामारियों से
बचने के लिए सुदूर क्षेत्रों में चिकित्सा के व्यापक प्रबंध किए जाएं। उन सभी क्षेत्रों में पीने के पानी की उपयुक्त व्यवस्था की जानी चाहिए और चिकित्सा दलों को तत्काल भेजा जाना चाहिए। भूख से जान गंवाने वालों अथवा भूख जनित बीमारियों से पीड़ित परिवारों को तत्काल रोजगार और वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। अपने तमाम राजनीतिक मतभेदों के बावजूद उपसभाध्यक्ष जी, मैं चाहूँगी कि इस सदन और विपक्ष के लोग ही नहीं बल्कि सरकारी पक्ष के लोग भी इस संकल्प को अनदेखा ना करें, क्योंकि जब जुल्म और अत्याचार हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वह फिर विस्फोट के रूप में फट पड़ता है और यही जुल्म और अत्याचार वह कच्ची ज़मीन तैयार करते हैं जहां उग्रवाद फलता फूलता है। इसलिए मैं अपने सरकारी पक्ष के लोगों से निवेदन करूंगी कि वे उग्रवाद के फैलने और पनपने का रास्ता तैयार ना करें। हमारे देश की एकता और अखंडता से ना खेलें। इस तरह की राजनीति करके बंगाली समाज, आदिवासी समाज में फूट डालने की राजनीति ना करें। औपनिवेशिक साम्राज्यवादियों ने फूट डालो और राज करो की जो नीति अपनाई थी, कांग्रेस आज यहाँ पर नीति अपना रही है। महोदय, प्रधानमंत्री भली भांति जानते थे कि विश्व में भौतिक प्रगति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा प्रतिस्पर्धा एवं विपणन कुशलता के आधार पर हुई है। उनकी यह हार्दिक इच्छा थी कि भारत न केवल भौतिक, प्रौद्योगिकीय एवं वैज्ञानिक दृष्टि से सुदृढ़ हो बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी सशक्त हो। वह इतिहास और मूल संस्कृत की महत्ता को समझते थे, इतिहास से सबक सीखते थे और साथ ही संस्कृत के जीवनोपयोगी तथा शाश्वत पहलुओं को उजागर किया करते थे। वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही क्षेत्रों में सहकारिता, करुणा, न्याय और प्रेम के महत्व को समझते थे। वह एक ऐसी जीवन दृष्टि विकसित करने का प्रयास कर रहे थे जो आदर्श, सत्य, सौंदर्य एवं आनंद पर आधारित हो और साथ ही देश तथा विश्व के लिए सार्थक भी हो। वह जीवन से प्रेम करते थे और मानव जीवन की क्षमता एवं योग्यता से भी परिचित थे, किंतु वह कभी भी मौत से डरे नहीं। ग्रामीण और शहरी भारत में, पूर्व और पश्चिम में, आधुनिक और पुरातन में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, सांस्कृतिक और अध्यात्म में तथा जीवन और मृत्यु में जो भी उत्तम और प्रशंसनीय होता है, उन सभी का संगम था। उनके व्यक्तित्व में वह देखने में युवा थे किंतु बुद्धि से प्रौढ़ थे। वह राजनीति में स्वेच्छा से नहीं आए थे, उन्हें तो राजनीतिक अवसर और पद प्रदान किए गए थे जिन्हें वह आरंभ में तो स्वीकार ही नहीं करना चाहते थे, किंतु एक बार जिम्मेदारी स्वीकार करने के बाद उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते समय ना तो अपनी परवाह की और न ही अपने प्रियजनों और वस्तुओं की। उन्होंने यथासंभव उत्तम ढंग से अपने दायित्व को पूरा किया और अंत में राजनीति की वेदी पर सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। यह श्रेय बिरले व्यक्तियों को ही प्राप्त होता है। इस केंद्रीय कक्ष में 3 ऐसे महान नेताओं के चित्र लगे हैं जिन्हें अपने विश्वासों एवं विचारों के लिए गोली का शिकार होना पड़ा। वास्तव में अन्य महान नेताओं के चित्र भी उन कष्टों और बलिदानों के प्रतीक हैं जो उन्होंने अपने जीवन काल में अपने विचारों और सिद्धांतों एवं आदर्शों का अनुसरण करते हुए झेले थे। जो भी व्यक्ति इन चित्रों को देखेगा वह उन नेताओं के विचारों, कार्यों, कष्टों और त्यागों से अवश्य ही प्रेरणा लेगा। वह श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री बने थे। महोदय, वह जानते थे कि भारत के प्रधानमंत्री पद के साथ कितनी जिम्मेदारियां और खतरे जुड़े हैं, फिर भी उन्होंने अपने अविरल आंसू रोककर और अपनी असहाय वेदना को छिपाकर राष्ट्र और मानवता के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए इस भारी दायित्व को संभाला। अपनी जान की तनिक भी परवाह न करते हुए उन्होंने अपना कर्तव्य साहस,
दूरदृष्टि और राजनीतिक कुशलता के साथ पूरा किया तथा भारत और पूरे विश्व को 21वीं सदी में ले जाने तथा इन्हें खुशहाल तथा संघर्ष मुक्त बनाने के लिए वह सदैव प्रयास करते रहे। भारत की अनेक महान संतानों ने देश की स्वतंत्रता हेतु अपने आराम, खुशियों और यहाँ तक कि प्राणों का भी उत्सर्ग किया। भारत माँ के अन्य अनेक वीरों व वीरांगनाओं ने इस स्वतंत्रता की रक्षार्थ एवं देश के सम्मान, गौरव और एकता को बनाए रखने के लिए ऐसा ही त्याग और बलिदान किया। इस दृष्टि से उनका स्थान महात्मा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी और ऐसे ही अन्य नेताओं की श्रेणी में आता है। उनका चित्र, उनकी स्मृति, उनका जीवन दर्शन हमें यह याद दिलाता रहेगा कि वह किस प्रकार कार्य करते थे और किस प्रकार समस्याएं सुलझाते थे तथा किस प्रकार देश और विश्व को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रयासरत रहते थे। यदि हम उन महान नेताओं के जिनके चित्र इस भव्य कक्ष में लगे हैं जीवन दर्शन को भूलने की गलती करेंगे तो पुनः ऐसी त्रासदियों के घटने का रास्ता साफ हो जाएगा जैसी अतीत में घट चुकी हैं। यदि हम उनके जीवन के मूल्यों और आदर्शों को याद रखेंगे तो हम विश्वासपूर्वक, दृढ़ता और चतुराई के साथ स्वर्णिम भविष्य की ओर बढ़ते जाएंगे, बुलंदियां छूते जाएंगे। भारत के संविधान में एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में उल्लिखित उद्देश्यों को तथा देश और विश्व के लिए कल्याणकारी योजनाओं एवं लक्ष्यों को पूरा करते जाएंगे। हमारे समक्ष अनगिनत समस्याएं हैं जिनका समाधान सत्य, निष्ठा प्रयासों, उचित चिंतन, मनन एवं भारत माता की महान संतानों के जीवन दर्शन के आधार पर खोजा जा सकता है। आइए हम इनके चित्रों पर दृष्टिपात करके इनके विचार और काम करने के उचित एवं उत्तम तरीके और उनके महान कार्यों को याद करें। हम ऐसा प्रयास करें जिससे इनके द्वारा जो भी महान कार्य हुए हैं वे इनके पार्थिव शरीर की तरह नष्ट न हो जाएं।